नमस्ते। आज हमारा सर्विस सेक्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसमें भी एनर्जी पहले पढ़ेंगे, ऊर्जा को पहले पढ़ेंगे। एग्जाम तक कोशिश है कि आपका जितना भी रह रहा है उतना इकोनॉमिक्स पूरा करा दिया जाएगा, और अगर एमसीक्यू की क्लासेस चलानी पड़ी तो वो भी चला देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा चिंता ना करें, जितना कर सकते हो उतना करें। जो पिछला पढ़ चुके हो, दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे की नींद को हटाकर जितना भी टाइम आपके पास है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। उसमें से आधा हिस्सा रखिए आपके रिवीजन के लिए और आधा हिस्सा रखिए आपका नया पढ़ने के लिए, ठीक है। दोनों को बराबर बैलेंस कीजिए और धैर्य रखिए। जितना ज्यादा आप धीरज रखेंगे, उतावलापंथी कम करेंगे, कम बोलेंगे, उतना ज्यादा आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ठीक। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। हम जितना उतावलापंथी करते हैं या दूसरे को दोष देते हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उतना ही हम क्या हो जाते हैं इस दौरान, अधीर और कमजोर हो जाते हैं। जितना हम काम एंड कूल रहते हैं कि ठीक है, जितना हो रहा है उतना रिवीजन कर रहे हैं, जितना हो सकता है उतना नया पढ़ रहे हैं, बैलेंस बिठा के आगे पढ़ते हैं ना, तो अंत में हम क्या देखते हैं कि जितना हम टेंशन लेके उल्टा पुल्टा सोच के समय खराब कर रहे थे उससे हमें फायदा ही होता है, ठीक है, उससे नुकसान है उल्टा। ठीक है, तो एग्जाम तक ये ध्यान रखना कि अपना दिमाग का बैलेंस ठीक रखें, अपने आप पढ़े कुछ चीज़ों को बार बार रिवाइज करें जो पहले पढ़ा दी गई है। बस इतनी सी बात है। चलें आगे, आज का अपना क्लास शुरू करें। आज छोटी है क्लास क्योंकि हमको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, तो चलो शुरू करते हैं। और रोज की तरह अब से नियम हो गया है कि जो लोग नमस्ते लिख रहे हैं उनको नमस्ते, जो लोग राधे राधे लिखते हैं उनको राधे राधे, और जो लोग प्रणाम लिखते हैं उनको भी प्रणाम, ठीक है। चलो अब आज हमें क्या देखना है, परिवार कल्याण के बारे में देखना है कि भाई सरकार का परिवार कल्याण को लेकर क्या नीति रहा है। तो अब देखो, राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था कि भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या है। अब वो ये चाह रहे हैं कि ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये एक बार के लिए क्या हो जाए, स्थिर आ जाए। हम कम करने का नहीं कह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, स्थिर करना चाह रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, कम कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या हो रही है, फैल रही है। तो इसको स्थिर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जाए, ठीक। अब देखो, अब क्या क्या किए जा रहा है वो देखना है। राज्य में वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक है, 113 प्रति लाख जीवित जन्म है 2018-20 के दौरान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो बच्चे को जन्म देते वक्त उनका जिंदगी रिस्क में चला जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब इस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। अब कंट्रोल कैसे किया जा रहा है कि अच्छी हेल्थ सर्विस देके मातृत्व मृत्यु अनुपात को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। अब ये काउंट कैसे किया जा रहा है, जैसे मान लो कि एक दिन आप प्रति लाख जीवित जन्म पर देखो, किस पर देखनी है आपको, प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते वक्त गुजर रही हैं, उस अनुपात को देखना है। तो 2018-20 में लास्ट देखा था, उस समय ये कितना था, 113 था, 113 था, ठीक है। तो राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात 113 प्रति लाख जीवित जन्म पर है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछते हैं, तो हम याद रखेंगे कि 2018 से 2020 के बीच में लास्ट हमने क्या देखा है, मातृ मृत्यु अनुपात, ठीक है। अब ये जो मातृ मृत्यु अनुपात है ये प्रति लाख जीवित जन्म पर कितना है, तो प्रति लाख जीवित जन्म पर ये है आपका 113, कितना है, 113 है, क्लियर। चलो अब देखते हैं शिशु मृत्यु दर। अब हमें क्या देखना है, शिशु मृत्यु दर। देखो, अगर कुछ केसेस में माँ की डेथ हो जाती है ना, तो कुछ केसेस में बच्चे गुजर जाते हैं, और दोनों ही स्थिति क्या है, खतरनाक है। और इन्हीं सब चीजों को स्थिर करके जनसंख्या को क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो सरकार दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। एक तरफ वो देख रही है कि भाई कितनी महिलाएं हैं जो बच्चों को जन्म देते वक्त गुजर रही हैं, और दूसरी तरफ वो ये देख रही हैं कि कितने बच्चे हैं जो जन्म के समय ही क्या कर जा रहे हैं, गुजर जा रहे हैं, विद इन 1 and 2 आवर, 1 से 2 घंटा का बीच में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 10-12 घंटे के बीच में, या एक दिन के बीच में कितने ऐसे बच्चे हैं जो गुजर जा रहे हैं। तो देखो,
शिशु मृत्यु दर 30.3, इंपॉर्टेंट, 30.3 प्रति हजार, ये ध्यान रखना, प्रति हजार जीवित जन्म पर NFH5 सर्वे 2020-21 है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अभी लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 हुआ है। क्या हुआ है? नेशनल फैमिली और हेल्थ नंबर सर्वे 5 हुआ है। कब हुआ है? 2020-21 में। और उन्होंने आपको क्या बताया है कि देखो आपका जो शिशु मृत्यु दर है ना, कौन सा शिशु मृत्यु दर, वो प्रति हजार बच्चों पर कितना है, प्रति हजार जीवित जन्म पर कितना है, इस प्रति हजार को ध्यान रखना है। 30.3 मतलब अगर एक दिन में, एक दिन के अंदर अगर आप देखो कि अगर एक दिन के अंदर 1000 बच्चे, हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक दिन में अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो उस 1000 बच्चों में से कितने ऑन द स्पॉट गुजर जा रहे हैं, तो 30.3। तो ये भी ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आगे बढ़ूं, चलो, शिशु मृत्यु दर को कम करने और गंभीर बीमारियों से शिशु और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संपूर्ण राज्य में एक सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब कैसे कंट्रोल करेंगे माँ का मरना और बच्चे का मरना, तो बोले टीकाकरण कार्यक्रम चलाएंगे और जो हेल्थ सर्विस है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो हेल्थ सर्विस जितनी अच्छी होगी उतना मरने का चांस कम होगा, और अगर टीकाकरण से, इम्यूनाइजेशन से हम बचा सकते हैं तो हम उससे भी क्या करेंगे, बचाएंगे। और ये टीकाकरण दोनों के लिए भी है, माँ के लिए भी है और बच्चे के लिए है। आगे बढ़ूं, चलो, हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, परिवार कल्याण को पढ़ रहे हैं। क्यों हमें परिवार कल्याण को पढ़ना जरूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या क्या हो जाए, एक बार के लिए स्थिरता में आए। किस में आए? हमारी जनसंख्या स्थिरता में आए। अब इसके लिए हमारे क्या किए जा रहे हैं, जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो किस में काउंट होंगे, परिवार कल्याण में काउंट होंगे। अब जनसंख्या को हम स्थिर करना चाहते हैं तो हम दो डाटा को देख रहे हैं। एक कौन सा डाटा देख रहे हैं हम, मातृ मृत्यु अनुपात। ठीक है, इस मातृ मृत्यु अनुपात में हमारे पास जो भी डाटा है वो कौन से ईयर का है, 2018 और 2020 के बीच का है। और उसमें हमें क्या बताया गया है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्रति लाख जीवित जन्म पर, कि जितने भी जीवित जन्म हो रहे हैं प्रति लाख पर, प्रति लाख जीवित जन्म पर कितनी महिलाएं बच्चों को जन्म देते वक्त गुजर जा रही हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 113 है, 113 है। दूसरी तरफ हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, शिशु मृत्यु दर को। ठीक है, अब हम शिशु मृत्यु दर में हम क्या देख रहे हैं कि अभी तो हमारा लेटेस्ट सर्वे हुआ है, और वो लेटेस्ट सर्वे कौन सा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2020-21 में किया हमने। और हमने क्या पाया कि देखो प्रति हजार जीवित जन्म पर, प्रति हजार जीवित जन्म पर कितने बच्चे गुजर जा रहे हैं, 30.3। तो ये 30.3 आपको क्या रखना है, एग्जाम के लिए याद रखना है। अब हम देखते हैं राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। अब देखो पिछले डाटा से आपने क्या सीखा ये जरूर देखो। पिछला डाटा हमने लास्ट कहां छोड़ा था, शिशु मृत्यु दर पर, ठीक है, और किस पे छोड़ा था, मातृ मृत्यु दर पर, मातृ मृत्यु अनुपात पर। इन दोनों डाटा से आपको एक चीज पता चल गई, और वो क्या पता चली कि आपको माँ और बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। और उसी के लिए आप देखो कौन सी स्कीम है, राजस्थान जननी यानी कि माँ, और शिशु मने बच्चा, इन दोनों का आपको क्या करना है, सुरक्षा करना है। यही प्लानिंग कौन कर रही है, सरकार कर रही है। अब बस बहुत आसान हो गया। राज्य में शिशु मृत्यु दर एवं प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर। अब देखो मैंने कहा ना, जब आप पीछे की चीज को लिंक करते हुए आगे बढ़ते हो तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है ना, वैसा कोई दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। वो इतना इजी है। जब आप यहाँ पे डाटा पढ़ के आए और इस डाटा से आपको पता चला कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, तो अगली जो भी स्कीम बनेगी, फॉर एग्जाम्पल जननी शिशु सुरक्षा है, उसका उद्देश्य होगा कि माँ और बच्चे का ये मरना क्या किया जाए, कम किया जाए।
तो देखो राज्य में शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए, यही उद्देश्य है, कम करने के लिए तथा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को निशुल्क दवा और अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 से प्रारंभ की गई है। तो अब ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे राजस्थान जननी और शिशु। अब हमें जननी और शिशु सुरक्षा योजना कब याद आती है, तो हमें याद रखना है 12/11 करना है, हमें क्या करना है 12/11, 12 सितंबर 2011, ये डेट आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब क्या काम करना है, दो काम करना है, एक तो हमें शिशु मृत्यु दर और दूसरा हमें क्या कम करना है, मातृ मृत्यु अनुपात, मातृ मृत्यु अनुपात कम करना है, पहला काम हमें ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि जो भी गर्भवती महिला है वो और प्लस उसका बच्चा, इन दोनों का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। इसी के लिए कौन सी स्कीम आई है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, ये सेंटर की स्कीम है, भारत सरकार इसमें क्या कर रही है, राज्य सरकार की मदद कर रही है। बिल्कुल सही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ आया अच्छे से स्कीम का सब कुछ, आगे चलूं, चलो। हाँ, अब देखो अगला कौन सा है, आशा सहयोगिनी। अब आशा सहयोगिनियों के पास जाने से पहले अब लिंक बिठाओ। लिंक क्या था कि आपके पास 2018 से 2020 में एक डाटा आया 113 का, जो आपका मातृत्व मृत्यु दर से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, मातृत्व मृत्यु दर से, मातृत्व मृत्यु दर से। और एक डाटा आपके पास 2020-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से आया 3.3, ये किसका था, शिशु मृत्यु दर से। ठीक है, अब ये आज तो हो नहीं रहे हैं, ये तो कब से ही चल रहा है, कब से ही चल रहा है, तो हमने कहा यार ये हाई तो है ही है, लेकिन आपको पता है पहले से योजना भी चल रही है। क्या चल रही है, पहले से योजना, और वो पहले से जो योजना चल रही है वो कौन सी है, तो वो है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा, है ना, ये योजना चल रही है। इस योजना में इन्हीं चीजों को क्या करना है, कम करना है। कब लॉन्च की गई ये योजना, 12 सितंबर 2011 को लॉन्च की गई। उद्देश्य दो हैं, एक जो नई गर्भवती महिलाएं हैं उनका और उनके बच्चों का, और प्लस उनके बच्चों का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। वो गाना सुना है क्या, ख्याल रखिया कर, मैं इतना ही बोलूंगी, तो यहाँ पे ध्यान रखना उस गाने को कि ख्याल रखिया कर। तो आपको गर्भवती और महिला और बच्चों का ख्याल रखना है। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, दूसरी तरफ आपको शिशु मृत्यु दर प्लस मातृ मृत्यु अनुपात में क्या लानी है, कमी लानी है। अब ये कमी कैसे लाओगे आप, कौन आपको ये सारा काम करने में मदद करेगा, वो डाटा इकट्ठा करने में मदद करेगा, ये सारा काम करने में मदद मिलेगा। तो आपके पास वन टाइम आंसर है, आशा सहयोगिनी। कौन मदद करेंगे आपकी, आशा सहयोगिनी। आशा वर्कर्स जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ का हड्डी है, आशा सहयोगिनी। इसीलिए आशा सहयोगिनी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब देखो आशा सहयोगिनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 की स्थापना के बाद से मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता आशा ने एनआरएचएम गतिविधियों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि जो आशा सहयोगिनियां हैं वो कौन से मिशन से निकली है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एनआरएचएम मिशन 2005 से। मैंने अभी भी बताया, सॉरी एक मिनट, अभी मुझे थोड़ी सांस उठने की शिकायत अभी भी है, तो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि ना हो प्रॉब्लम। अभी एग्जाम है तो आप लोगों का क्लास देना बहुत ज़रूरी है, तो कभी छुट्टी क्या लूँ अभी सॉरी। ठीक, अब देखो आशा सहयोगिनी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि एनआरएचएम 2005 से आशा सहयोगिनी बाहर आई। इन्होंने क्या करा, पूरे हेल्थ सिस्टम को ठीक करा। आज आप देखो गांव में जाकर
तो गांव में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, लेकिन आशा कार्यकर्ता जरूर मिलेगी, और वो अपने तजुर्बे से गांव की कई महिलाओं की क्रिटिकल डिलीवरीज को भी ठीक कर चुकी है। तो एनआरएचएम 2005 का जो मिशन था उसका सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन कौन रहा? आशा सहयोगिनी रही। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। आशा ग्राम पंचायत द्वारा चुनी जाती है। पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि आशा सहयोगिनियों को चुनता कौन है। तो पहली चीज याद रखें कि एनआरएचएम मिशन 2005 से ये पद आया है बाहर, और इसको चुनने का काम कौन करता है? इसको चुनने का काम करती है ग्राम पंचायत। कौन करती है? ग्राम पंचायत। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए जरूर से क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर सहायता करती है। अब इनका वर्क प्लेस भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि भाई आशा ग्रामीण इलाकों में कहाँ काम करेगी, आशा वर्कर्स ग्रामीण इलाकों में कहाँ काम करेगी भला? तो ग्रामीण इलाकों में इनका कार्यस्थल क्या होगा? जहां पर ये आपको मिलेंगी वो होंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कौन होंगे? आंगनबाड़ी केंद्र। देखो पूरा महिला और बाल विकास का जो विभाग का स्कीम है ना, उसका सबसे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको एक बार में देखना हो, वहां कहाँ मिलेगा आपको? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। तो आशा भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी काम करते हुए? आंगनबाड़ी केंद्रों पर। वह स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में टीकाकरण और संस्थागत प्रसव वाले कार्यों में क्या है? समन्वयस्क है। मतलब वो दोनों के बीच में क्या बिठाती है? कोऑर्डिनेशन बिठाती है, समन्वय बिठाती है कि भाई एक तरफ वो परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग का भी काम कर रही है, दूसरी तरफ वो महिला और बाल विकास विभाग का भी काम क्या कर रही है? संभाल रही है। वैसे भी मैंने आपको बताया कि जितना भी महिला और बाल विकास कल्याण का काम आपको देखना है तो आपको आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाना पड़ेगा। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको दो डिपार्टमेंट की स्कीम साफ साफ देखनी है, प्रत्यक्ष तौर पर देखनी है, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाएं। और जो स्टूडेंट अभी मुझे गांव से देख रहे हैं वो जरूर थम्स अप कीजिएगा कि हाँ आपने अपने वहां जाकर आंगनबाड़ी वर्कर्स को देखा है, आशा वर्कर्स को देखा है, अगर आप परिचित हैं तो। इससे क्या होगा, अगली बार जब आप पढ़ेंगे ना तो आप एक नई ऊर्जा, नई चेतना से पढ़ेंगे। अच्छा हमने आशा पढ़ी थी एनआरएचएम 2005, क्विक उसी वक्त रिविजन होगा बहुत अच्छे से। तो आसपास की चीजों को जब आप अपनी पढ़ाई से रिलेट करते हो ना तो उससे आपका रिवीजन जल्दी होता है, फिर आप भूलते नहीं हो। भूलने नामक बीमारी खुद ही फिर डर जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना कि गांव के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो दो डिपार्टमेंट की स्कीम को अगर आपको मिला के देखना है तो आप महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के अंदर उस आशा कार्यकर्ता को देख सकते हैं। तो अब हमें जो आशा सहयोगियों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी थी वो ये थी, एनआरएचएम 2005 से ये निकली है पद, फिर ये ग्राम पंचायत इन्हें चुनते हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये काम करते हैं, और दो डिपार्टमेंट के बीच में ये समन्वय का काम करती हैं। एक तरफ है महिला और बाल विकास और दूसरी तरफ है आपका स्वास्थ्य विभाग। और स्वास्थ्य विभाग में ये टीकाकरण और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण और प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात दोनों, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद दोनों जगह पर ये काम करती हैं। तो क्लियर? आगे चलूं? चलो अब देखते हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब बच्चों का भी ध्यान रखना जरूरी है। किशोर, किशोर का मतलब है बढ़ते हुए बच्चे। बढ़ते हुए बच्चे मतलब वो कौन सी ईयर होगी? 10 से 19 वर्ष की जो आयु है स्पेशली, वही क्या कहलाएंगे? आपके किशोर कहलाएंगे। और इसमें दोनों शामिल है, लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 7 जनवरी 2014 को। किशोरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम में RMNCH+A प्रजनन, मातृ संबंधी, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य के तहत विकसित किया गया है। यह प्रारंभ में राजस्थान के 12 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों अर्थात बाड़मेर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, जालोर, जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, बारा और सिरोही में लागू किया गया। तो कुछ याद नहीं रखना, बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि आपको किशोरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। किशोरों के क्या ध्यान रखना है? स्वास्थ्य का। इसके लिए सरकार ने क्या किया? नेशनल, भारत की सरकार ने, भारत सरकार ने इसलिए एक मिशन लॉन्च किया। और वो मिशन कब लॉन्च किया? डेट भी याद करनी इतनी आसान है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 14। तो देखो 7 जैन 2014 को लॉन्च हुआ। अगर मैं अभी आपसे इस वक्त एक क्वेश्चन पूछूं
1 जनवरी 1980 को कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बना था, उसका आंसर दीजिए अभी कमेंट बॉक्स में। फिर आप लोग मुझे ये बताएं 12 सितंबर 2011 को कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है। फिर आप मुझे ये बताइए कि 1 मई 2022 को कौन सी दो स्कीम लॉन्च की है आपने। तो इससे पता चलेगा कि आपका दिमाग कितना अब जल्दी रिस्पॉन्स दे रहा है हर डाटा को लेकर। अगर ये रिस्पॉन्स आप देख रहे हो सटीक और जल्दी आ रहा है तो ऐसी तैयारी को जारी रखे, रुके नहीं, थके नहीं, किसी के मतलब बहकावे में या किसी के भी बातों में ना आए और अपनी तैयारी जारी रखे। मैं कह सकती हूँ आपको दावे के साथ कि सुनिश्चित है कि आप अपने लास्ट गोल तक जरूर जाएंगे। और देखो मैं हमेशा कहती हूँ मैं अच्छा पढ़ा दूंगी, बढ़िया से बढ़िया मैटर दे दूंगी, अच्छा समझाने का 100 प्रयास कर लूंगी, लेकिन करने वाले आप हैं। मैं नहीं भी होंगी तो भी पढ़ाई आपको ही करनी होगी। तो अपने अनुशासन को जैसे आप अब तक मेंटेन रखे हो बहुत अच्छे से मेंटेन रखो। तो 7 जनवरी 2014 को किशोर स्वास्थ्य का जो प्रोग्राम है वो बाहर आता है। राजस्थान में ये 12 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में लागू होता है। अब भाई 12 उच्च प्राथमिकता वाले जिले कौन से? वो जिले जहां पर भौगोलिक और आर्थिक कंडीशन, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत क्या है, कमजोर है। अब वो कौन से जिले हैं? तो देखो अब दिमाग लगाओ, सबसे पहले आप राजस्थान के पश्चिम में जाओ, जैसलमेर में जरूर ये स्कीम चलेगी। तो देखो जैसलमेर। अब जैसलमेर के नीचे की तरफ देखो बाड़मेर, और बाड़मेर से सटा हुआ जालोर। तो पहले 3 तो यही सॉर्ट आउट हो गए आपके, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान में वहां जहां जनजातीय इलाका बहुत है। तो 3 तो आपको वैसे ही याद हुए कि आपको सुदूर पश्चिम में जाना है राजस्थान में, और वो सुदूर पश्चिम में कौन कौन जाना है आपको? जैसलमेर, फिर आपको जाना है बाड़मेर, और देन बाड़मेर के पास जालोर। क्लियर गए आप? अब आप अपने दिमाग में सोचो वो जगह जहां जनजातीय क्षेत्र है वहां पे भी किशोर स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी। तो जनजातीय क्षेत्र सबसे ज्यादा उदयपुर में है, तो पहले उदयपुर, फिर उदयपुर के आसपास घूमो। तो देखो निश्चित इसके अंदर उदयपुर है, देन राजसमंद है, देन बांसवाड़ा है, और देन डूंगरपुर है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। अब इसके अलावा जो जनजाति है स्पेशली गरासिया जो है वो आपको कहाँ मिलेगी? सिरोही। तो अगला जो आपका सीक्वेंस है ना वो अपने आप तैयार हो गया। आपको जाना होगा उदयपुर, उदयपुर से आप चले जाना राजसमंद, राजसमंद से आप चले जाना बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा से आप चले जाना डूंगरपुर। फिर आपको अकेला कौन दिखेगा? फिर एक जनजातीय बाहुल क्षेत्र सिरोही। तो देखो कितने और याद हो गए आपको बिना रटे, 1 2 3 4 5। तो 5 3 8 हो गए। अब बचते हैं बाकी के 4 जिले। अब आपको क्या करना है? अब आपको वो इलाका देखना है जहां चंबल ने बहुत धूम मचाई है, और चंबल ने सबसे ज्यादा धूम कहाँ मचाई है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो आपको वो जगह देखनी है जहां पर चंबल ने धूम मचा के बिगड़ बनाए हैं। तो देखो धौलपुर आएगा, धौलपुर, फिर करौली, फिर बूंदी और बारां। तो 4 याद हो गए कि भाई चंबल की धूम के जिले। तो चंबल ने धूम कहाँ मचाई? बूंदी में, बारां में, धौलपुर में और करौली में। तो दो के डिफरेंस से याद रख लो, एक तरफ रख लो धौलपुर और करौली, और दूसरी तरफ किसको याद रख लो? बूंदी को और बारां को। अब बताओ एक विजन के साथ, एक अच्छे से विजन के साथ समझकर आपने पूरे के पूरे 12 जिलों को एक बार देख लिया। अब ये चूंकि समझा है ना तो वहां पे क्लिक हो जाएगा। तो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आगे चलूं मैं? चलो। हाँ अब देखो ये एक टेबल है जिसमें आपको मैंने अभी ये समझा दिया है ना, मातृ मृत्यु दर जो आपको प्रति लाख जीवित जन्म पर देखनी थी, जो कि 2018-20 के बीच में राजस्थान में हमने याद कर लिए हैं कितनी है? 113 है। ये दे रखी है भारत की 2018 से 20 के बीच में कितनी है? 97 है। यहाँ लिख देती हूँ साइड में 97। इसको ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपके पास शिशु मृत्यु दर है, उसमें भी राजस्थान का भी डाटा है और भारत का भी डाटा है। हमें डाटा सिर्फ कौन सा देखना है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का देखना है। तो देखो शिशु मृत्यु दर ये रही, शिशु मृत्यु दर जो प्रति 1000 जीवित जन्म पर है वो कितनी है? 30.3। ये भी हम क्या कर चुके हैं? याद कर चुके हैं।
अब एक चीज, दो चीज और इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये। एक तो है शिशु मृत्यु दर और एक है नवजात। नवजात का मतलब कि जो अभी अभी जन्मा है और अभी अभी विद इन अ सेकेंड उनकी क्या हो गई है, डेथ हो चुकी है। तो नवजात मृत्यु दर होती है ये भी प्रति 1000 जीवित जन्म पर है, लेकिन ऑन द स्पॉट जन्मा और थोड़ी देर नहीं हुई और क्या हो गई, डेथ हो गई, वो कितनी है, 20.2 है। इसको ध्यान रखोगे, ठीक। फिर कुल प्रजनन दर, कि भाई कुल प्रजनन दर कितनी है, कि एक महिला औसत कितने बच्चे पैदा कर सकती है राजस्थान के अंदर। तो देखो ये 2.0 है और ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्या किया गया था, पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर कुल प्रजनन दर कितनी है। राजस्थान के अंदर कुल प्रजनन दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 नंबर के हिसाब से कितनी है, 2 है। 2 का मतलब ये है कि एक महिला औसत कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, 2 बच्चों को जन्म दे सकती है। भारत में भी ये 2 ही है, ठीक। तो ये सारी चीजें टेबल से ध्यान रखोगे। आगे चलो, चलो हाँ, आगे चलने से, मिड डे मील में जाने से पहले एक बार टाइप कर दो मेरी तसल्ली के लिए 113, 30.3, 20.3 और 2.0। ये सब डाटा आपको क्यों याद होने चाहिए, ये आपको अभी क्या करने हैं, टाइप करके देने हैं। अब हम चलते हैं मिड डे मील कार्यक्रम की तरफ, ठीक है। अब मिड डे मील का नाम बदल गया है, पहली तो बात ये सुन लो। अब मिड डे मील कार्यक्रम को देखते हैं, ये है क्या। देखो हुआ क्या था कि मिड डे मील एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक तीर से दो निशाने हैं। एक तो स्कूलों में ड्रॉप आउट्स बहुत थे और स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कम थी, तो उनको एक तो स्कूल में बच्चे बढ़ाने थे, दूसरा बच्चों में पोषण की मात्रा भी कम थी। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और सरकारी स्कूलों में, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के अंदर ये कहा कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेज दीजिए, हम खाना खिला देंगे, आपको टिफिन विफिन देने का कोई आवश्यकता नहीं, सुबह जल्दी उठने का कोई झंझट नहीं। देखो इसीलिए सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर है। क्यों बेहतर है, कि वो सब कुछ ध्यान रख रही है। जो सरकारी स्कूल का टीचर है वो कितना ध्यान रखता है, देखो हम खाना खिला रहे हैं, हम दूध पिला रहे हैं बच्चों को, अगर उनके पेट में कीड़ा हो जाए तो हम कृमि उन्मूलन वाला काम भी करते हैं। तो इतना डेवलपमेंट सरकारी स्कूल ही कर सकती है, प्राइवेट स्कूल तो नहीं कर सकती। अगर वो करती भी है तो इन सब के वो क्या लेती हैं, चार्जेस लेती हैं, लेकिन सरकार इन सब का एक भी चार्ज क्या नहीं करती है, पैसा एक भी चार्ज नहीं करती। तो ये वही कार्यक्रम था कि भाई 2 काम करने थे, एक स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाना था, स्कूल में नामांकन बढ़ाना था, और दूसरा बच्चों के पोषण को सुधार करना था। और इन दोनों कामों को एक साथ करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, और वो प्रोग्राम कौन सा था, मिड डे मील। तो ध्यान रखें, ये एक तीर से 2 निशाने वाली स्कीम है। अब कैसे 2 निशाने हैं, एक तरफ ये क्या चाहते हैं कि स्कूलों में क्या बढ़े, नामांकन बढ़े, और दूसरी तरफ क्या चाह रहे हैं वो, कि पोषण सुधरे, अच्छा क्या मिले, सुपोषण मिले। किसको मिले, सुपोषण, बढ़ते बच्चों को। इसी के लिए कौन सा कार्यक्रम लाया गया, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लाया गया। अब देखो विद्यालयों में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं। फंडिंग पैटर्न, खाना पकाने की लागत के लिए 75% राशि केंद्र के द्वारा और 25% राज्य सरकार द्वारा, तथा खाद्यान्न के लिए 100% राशि केंद्र सरकार के द्वारा। अब गौर से सुनना, अब आपको पोषण देना है। पोषण देने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, खाद्यान्न, खाद्य अन्न चाहिए आपको। अब ये अन्न पर जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा खर्चा आपका कौन उठाएगा, केंद्र सरकार उठाएगी। कौन उठाएगी सारा का सारा खर्चा, केंद्र सरकार 100% उठाएगी। अब आपने अन्न खरीद लिया, लेकिन इससे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, इस अन्न को क्या करना पड़ेगा, इस अन्न को पकाना पड़ेगा। अब जब इस अन्न को पकाना है ना, तब सरकार कह रही है भाई 75% खर्चा खाना पकाने का केंद्र सरकार उठाएगी, और 25% ये खर्चा कौन उठाएगा, राज्य सरकार उठाएगी। यहाँ पे कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में खाद्यान्न के लिए 75-25 का रेशो रखा गया है, नहीं,
खाद्यान्न के अंदर तो 100% कौन दे रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन खाना पकाने के मामले में 75-25 का रेशो खर्चे का डिसाइड किया गया है। तो बड़े अच्छे से समझ में आई है पहली लाइन। आगे चलो 1 अप्रैल 2015 से मिड डे मील स्कीम का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच क्या कर दिया गया, 60-40 कर दिया गया। अब ये चेंज हुआ धीरे धीरे, ये क्या हुआ, चेंज हुआ। चेंज कब हुआ भाई, तो 1 अप्रैल 2015 से, और 1 अप्रैल 2015 से जो ये चेंज हुआ वो कितना हो गया, 60-40 हो गया सामान्य राज्यों के लिए। किसके लिए, सामान्य राज्यों के लिए। लेकिन आपके पास स्पेशल स्टेटस भी, विशेष दर्जा वाले राज्य भी हैं, जबकि 8, अब ये कौन से हैं, 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात क्या है, 90-10 है, तथा 3 हिमालयी राज्यों के लिए भी 100% केंद्र द्वारा है। तो देखो 3 हिमालयन राज्य जिसमें हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, वहां पे 100% केंद्र सरकार देती है पैसा, चाहे खाद्यान्न खरीदना हो और चाहे खाना पकाना हो। 8 ऐसे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां पे ये 90-10 की फंडिंग है, और बाकी जितने भी स्टेट बचते हैं उसमें 1 अप्रैल 2015 से क्या सिस्टम चलता है, 60-40 का चलता है। क्लियर, आगे चलो। अब यह कार्यक्रम मूल रूप से देश की 24.2408 है ना, तो 2408 तहसीलों में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। देखो कितना पुराना है और अब तक चल रहा है। तो आपको MDM स्कीम की एक्चुअल जो डेट है जिसमें आपका पोषाहार कार्यक्रम आता है वो कब से याद रखनी है, 15 अगस्त 1995। इंपॉर्टेंट है, देखो शुरुआत में भी 5 है और अंत में भी क्या है, 5 है। 1997-98 तक इसे देश के समस्त ब्लॉक में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य देखो आ गया, योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक, पॉइंट टू बी नोटेड, कि आपको जो भी उद्देश्य जिसमें मैंने बताया स्कूलों में नामांकन बढ़ाना है, तो वो नामांकन कहाँ बढ़ाना है आपको, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। कहाँ पढ़ाना है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक स्तर तक के छात्रों में पोषण स्तर में वृद्धि और नामांकन उपस्थिति में वृद्धि। आगे पहला तीर कि उनको सुपोषण दो और दूसरा तीर उनका नामांकन बढ़ाओ। तो पहला तीर क्या है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में आपको क्या बढ़ाना है, नामांकन। अब बच्चा स्कूल आ गया तो दूसरे में क्या करना, आप उसको सुपोषण देना। क्या देना, सुपोषण, अच्छा पोषण देना है आपको उसको। अब ड्रॉप आउट को रोकना है। किसको रोकना है, ड्रॉप आउट, मतलब बच्चा स्कूल छोड़कर जाए नहीं, तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का विस्तार 1 अक्टूबर 2007 से शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में भी किया गया। बस अब आपको इतना ध्यान रखना है कि 2007 से इसको क्या किया गया था, एक्सटेंड किया गया। क्या किया गया, एक्सटेंड, विस्तार दिया गया। और वो विस्तार में कौन कौन सी क्लासेस शामिल थी, 5, 6, 7, 8, और यही कौन सा स्तर था, उच्च प्राथमिक। पहले सिर्फ किसके लिए था, प्राथमिक के लिए, बाद में 2007 से किसके लिए कर दिया गया, उच्च प्राथमिक के लिए भी कर दिया गया। ये रहा उच्च प्राथमिक स्तर। तो क्लियर, आगे चलो। हाँ, अब इस योजना का मूल उद्देश्य क्या है, सब कुछ बदलने के बाद आज के युग में सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में क्या करना है, सुधार करना है। सिंपल, सबको पता है। फिर देखो इसमें कुछ फिक्स है, डाइट फिक्स है इसमें। 1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम गेहूं या चावल प्रतिदिन। 1 से 5 को कितना काफी है, 100 ग्राम गेहूं या 100 ग्राम चावल, ठीक। और फिर 6 से 8 को कितना देना है, प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन। तो बहुत सिंपल है कि भाई अगर पहली से 5वीं में बच्चा पढ़ता है तो आप उसको 100 ग्राम दे दो गेहूं या चावल, और 6ठी से 8वीं में तो 50 ग्राम बढ़ा दो। चले आगे। हाँ, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पोषाहार, और पोषाहार में हमको क्या ध्यान रखना है कि भाई 15 अगस्त 1995 से हम शुरू करे हैं।
और ये हमारा जो स्कीम है उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, अब ये उच्च प्राथमिक हमने कब जोड़ा, कब विस्तार दिया इसको, 2007 से दिया। उसमें क्या बढ़ाना है हमको, नामांकन बढ़ाना है, प्लस हमें पोषण क्या करना है, अच्छा करना है। क्लियर। अब इसके लिए बात कर ले फंडिंग की। तो शुरुआत में तो फंडिंग जो थी वो खाद्यान्न के लिए तो आज भी क्या है, तो आज भी 100% कौन देती है, केंद्र सरकार देती है। लेकिन खाना पकाने की फंडिंग पहले, खाना पकाने की पंडित जो फंडिंग है वो पहले कितनी थी, 75-25 थी। लेकिन आपका 2015 अप्रैल में ये फंडिंग पैटर्न बदला और 3 तरीके का देखा। नॉर्मल स्टेट के लिए कितना है, 60-40, 8 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कितना है बोल के बताओ, 90-10, 90-10 है। और 3 जो हिमालयन राज्य हैं, 3 जो हिमालयी राज्य हैं उनके लिए 100% कहाँ से आता है, केंद्र सरकार से आता है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। तो ये पूरा का पूरा हमारे सामने है। अब इसमें हमें पता है 1 से 5वीं तक के बच्चे को हमें क्या देना है, 100 ग्राम खाना पर डे। 100 ग्राम कितना देना है पर डे। या तो आप चाहो तो गेहूं दो, या आप चाहो तो क्या दो, चावल दो, जो आप दे सकते हो। और 6 से 8 को आपको क्या देना है, 150 ग्राम पर डे। फिर से वही, या आप गेहूं दो या आप क्या दो, चावल दो। क्लियर, आगे चलो। चलो अब देखो, मिड डे मील के तहत वितरण किए जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। और 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन। तो हम साइड में लिख लेते हैं कि 1 से 5 क्लास के बच्चे को कैलोरी का कितना देना है आपको, तो कैलोरी आपको देनी है 450 और प्रोटीन कितना देना है आपको, 12 ग्राम, याद भी रखना है आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं 6 से 8। 6 से 8 में आपको कैलोरी कितनी देनी है, तो 700 कैलोरी देनी है और प्रोटीन कितना देना है आपको, 20। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि पोषण का ही तो मामला है। वितरण किए जाने वाले भोजन की विविधता को व्यापक रूप से सराहा गया है और ये विद्यार्थियों के लिए रुचिकर भी है, ये हमें नहीं ध्यान रखना। फिर देखो, भारत सरकार के आदेशानुसार 1 अक्टूबर 2022 से कक्षा 1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत की प्रति विद्यार्थी 5.45 रुपए प्रतिदिन और कक्षा 6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी 8.17 रुपए प्रतिदिन की गई है। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर 2022 से सरकार ने खर्चा निकाला। सरकार ने कहा कि अगर 1ली से 5वीं कक्षा के लिए किसी एक बच्चे को खाना देते हैं तो कितना खर्चा आना चाहिए पर डे का, प्रतिदिन का, तो कितना आ रहा है, 5.45 रुपए। ठीक, और अगर 6 से 8 है तो खर्चा कितना आना चाहिए प्रतिदिन का, तो 8.17 रुपए। इसको भी आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। देखो बहुत आसान है, होच-पोच नहीं हो, वहां पे 5 लिख रखा है तो 5.45। क्लियर। फिर 6 से 8, लास्ट 8 है, 8 उठाओ, 8.17। तो बहुत इजी है। आगे चलो। हाँ, खाना पकाने की प्रक्रिया क्या रहेगी इस पे बात करते हैं। अब देखो, स्कूल के अंदर राज्य विद्यालय निगरानी समिति केंद्रीयकृत रसोइयों और अन्नपूर्णा सहकारी समितियों के माध्यम से मिड डे मील पकाया जाता है। राज्य में मिड डे मील योजना के अंतर्गत क्या चलता है, उत्सव भोज के नाम से भी योजना क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बर्थडे है और आप पार्टी देना चाहते हैं तो आप मिड डे मील में खाना कर दीजिए, उत्सव भोज, तो वो बात है। फिर जन सहभागिता को बढ़ाने के प्रयास है। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी ट्रस्ट के योगदान में अक्षय पात्र फाउंडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा काम किया है अक्षय पात्र फाउंडेशन ने। अक्षय पात्र फाउंडेशन, नांदी फाउंडेशन, QRG फाउंडेशन, घनश्याम सेवा समिति, होप हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन मिशन आदि मुख्य है। मतलब ये भी क्या करते हैं, बराबर सहायता करते हैं स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड कराने में। क्लियर। चलो
हाँ, अब देखो वर्तमान में राज्य के 3 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में केंद्रीकृत रसोई घरों के माध्यम से मिड डे मील वितरित करने की योजना प्रारंभ की गई है। अजमेर जिले के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मिड डे मील दिया जाना क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो क्लियर कि भाई शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अजमेर और भीलवाड़ा और उदयपुर यहाँ पे जा रहा है और एक रसोई बनाई गई है सेंट्रल, वहां से सब जगह क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और वो रसोई को जो है वो कौन देख रहा है, अक्षय पात्र फाउंडेशन देख रहा है। हाँ, अब देखते हैं इंदिरा रसोई योजना। अब तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हो गई है ना। अब तो ये कहाँ शुरू हो गई, अभी हाल फिलहाल में आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। किसमें पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स में, कि ये अब कहाँ शुरू हो गई है, ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या हो गई है, इंदिरा रसोई योजना शुरू हो गई है। टोंक का गांव है, वहां से शुरू हुई है। अगर किसी को आता है तो जरूर से टाइप करें। चलो पहले पढ़ते हैं। अब देखो इंदिरा रसोई योजना, कोई भूखा ना सोए की संकल्पना को लेकर। अब आरएस के एग्जाम में प्रीलिम्स में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने, है ना। तो कोई भूखा ना सोए उसकी संकल्पना के साकार देते हुए ये 20 अगस्त 2020 में शुरू हुई थी। और पहले ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों के लिए थी। किसके लिए थी, शहरी क्षेत्रों के लिए। लेकिन जाते जाते मुख्यमंत्री जी ने इसको किसके लिए लागू कर दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोई का प्रावधान किया था। और जहां तक मुझे याद है ये टोंक के किसी गांव से शुरू की गई है। ठीक है, तो देखो मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त 2020 को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों, जो कि वर्तमान में अब कितनी हो गई है, 951। ठीक है, जस्ट रीड करना है कि पहले 358 थी, अब कितनी हो गई, 951 रसोइयां। बजट 2024 में इनकी संख्या 2000 करने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। अब के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। आम जन को 8 रुपए में प्रति थाली दोपहर रात्रि भोजन क्या किया गया है, उपलब्ध किया जा रहा है। तो इंदिरा रसोई योजना देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। इनका ये है उद्देश्य कि कोई भी व्यक्ति है वो एक दिन पूरा खाना खाकर ही सोए। अगर ऐसा नहीं कर पाए सरकार, तो फिर सरकार को शर्म आती है कि भाई देखो हम जन कल्याण के लिए हैं। तो सरकार ने क्या करा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बहुत सी ऐसी स्कीम को पढ़ा। जैसे अम्मा कैंटीन को देखा, 1 रुपए में इडली मिलता है। इंदिरा कैंटीन को देखा, उन सब का स्ट्रक्चर समझा कि भाई ये कैसे इतने लो कॉस्ट पर मजदूरों को या लोअर इनकम ग्रुप को या किसी भी व्यक्ति को क्या खिला पा रहे हैं, खाना खिला पा रहे हैं। फिर उस पूरी सिस्टम को समझकर इन्होंने राजस्थान में स्कीम लॉन्च की, कोई भूखा ना सोए के संकल्प से इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 को लॉन्च की। सद्भावना दिवस है ये, राजीव गांधी का बर्थ डेट है। पहले ये टारगेट था कि सिर्फ शहरी निकायों के लिए करेंगे, लेकिन अभी जाते जाते मुख्यमंत्री जी ने सितंबर में इसको क्या किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी लॉन्च किया गया है। और टोंक का कोई गांव है, वहां से ये क्या हुई है, लॉन्च हुई है। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो पहले ये 358 रसोइयां थी, अब कितनी हो गई है, 951। अब इसमें कितने रुपए में भोजन मिल जाता है, सुबह, दोपहर का और शाम का। दोपहर और शाम का भोजन कितने रुपए में उपलब्ध होता है आपको, 8 रुपए। अब देखो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ 8 रुपए में हम सोच नहीं सकते कि पूरी थाली का खाना मिल जाएगा आपको। ठीक है, 17 रुपए प्रति थाली क्या दिया जा रहा है, सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 2.30 लाख व्यक्ति और प्रति वर्ष 9.25 करोड़ लोग क्या हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोपहर और शाम का खाना देना है, 8 रुपए तो देगा कौन, व्यक्ति। ठीक है, और 17 रुपए सरकार की सब्सिडी है। इस पर सरकार की क्या है, सब्सिडी है पर थाली। और वैसे इंदिरा रसोई योजना सबके रोम रोम में बसती है, तो यहाँ मुझे इतना रुकने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो अगली स्कीम जो हमें पढ़नी है वो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका शुभारंभ कब होता है आपका, 29 नवंबर 2022। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकारी स्कूल बेस्ट है, माँ को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, बस बच्चे को नहलाना और ड्रेस पहनानी है। और ड्रेस भी बना के दे रही है गवर्नमेंट, बस ड्रेस बना के दे रही है आपको फ्री में, वो पहना के और मुंह एकदम पोंछ के सिर्फ छोड़ के आना है स्कूल।
दूध पिलाने का काम, खाना खिलाने का काम, पेट में कीड़े हो जाए तो कृमि उन्मूलन का काम भी मास्टर करे, है ना, और पढ़ाने लिखाने का तो वो करते ही हैं, और खेल खिलाने का भी करते हैं। तो कितना टेंशन फ्री हो जाती है। सरकारी स्कूल में अगर बच्चा पढ़ता है तो महिलाएं कितनी टेंशन फ्री, एक अच्छा माहौल मिलता है। तो देखो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना वही है कि उनको क्या करना है, अब दूध भी पिलाएं। तो बाल गोपाल योजना का जो स्टार्टिंग ईयर है वो आपको याद रखना है 29 नवंबर 2022 है। क्या है? 29 नवंबर 2022 है। सत्र 2022-23 से सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर का दूध, है ना, मिल्क पाउडर से जो दूध बनता है वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन फिर क्या किया गया, बजट में 2023 की घोषणा के आधार पर नए सत्र में 1 जुलाई 2023 से विद्यार्थियों को सप्ताह में 6 दिन दूध, मतलब पहले तो बोला था ऑल्टरनेटिव डेज, मंगलवार को और शुक्रवार को पिलाएंगे। फिर समझ में आया कि नहीं यार, दूध तो रोज ही पीना होता है, ये क्या गंदा सा डिसीजन ले लिया हमने। तो फिर सही करा कि 1 जुलाई 2023 से हम हफ्ते में पूरे 6 दिन, जब तक स्कूल लगती है तब तक हम मस्त दूध पिलाएंगे, आते से दूध का गिलास पकड़ा देंगे। ठीक। प्राथमिक कक्षाओं, कक्षा 1 से 5 के लिए दूध की मात्रा ध्यान रखनी है 150 मिलीलीटर है। और उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं हैं 6 से 8, वहां के बालकों को आपको 200 मिलीलीटर, उससे 50 ज्यादा क्या देना है, दूध पिलाना है। तो बहुत सिंपल है, 2022 दूध पिलाना है आपको, और दूध कौन सा पिलाना है आपको, मिल्क पाउडर वाला दूध। ठीक है। तो पहले तो इन्होंने क्या कर दिया था, सिर्फ 2 दिन दूध पिला रहे थे, एक मंगलवार को और एक शुक्रवार को। फिर इनको थोड़ा आइडिया आया कि नहीं यार, बच्चों को तो दूध की आवश्यकता रोज ही होती है, तो 1 जुलाई 2023 से इन्होंने ढंग का निर्णय लिया और कहा कि हम 6 के 6 दिन जब स्कूल लगती हैं हम दूध दे देंगे। ठीक है, पिला देंगे दूध। पर उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, 1 से 5 को आपको 150 मिलीलीटर ही पिलाना है, और 6 से 8 को आपको कितना पिलाना है, 200 मिलीलीटर। क्लियर? ओह, आज की क्लास हो गई आपकी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने साथी पढ़ने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे आपको भी फायदा होगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, आपका अच्छा स्टडी ग्रुप बनेगा, और राजस्थान के हर उस बच्चे तक मेरी पहुंच हो पाएगी जो बच्चा क्वालिटी एजुकेशन लेकर अपना सपना पूरा करना चाहता है। तो जरूर से याद से ये मैसेज ध्यान रखें कि जो भी आपके साथ तैयारी करने वाला आपका दोस्त है उसको भी आप अपने साथ जोड़े, और इससे जोड़ने से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, और आप और मैं मिलकर जो भी हमारा गोल है वो हम जरूर से पूरा करेंगे। और चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, या मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी क्लास जरूर से लाऊंगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसा मैंने पहली बार किया था। तो जो एपी का एग्जाम देने वाले हैं, फिर से उनको यही कह रही हूँ कि मस्त कूल रहें, धीरज रखें और अच्छे से पढ़ें। बाकी अगर किसी को टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो वो प्ले स्टोर पर जाएं और हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे जीके का टेस्ट सीरीज है वो परचेज करें, लगातार प्रैक्टिस करें। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, जरूर से जरूर जल्द से जल्द समाधान आपको करके दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।